नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में पहुँचूँ जिसमें कि जो कॉमन कन्फ्यूज़न्स हैं ख़ास तौर से, तो उन कन्फ्यूज़न्स को हम लोग बात कर पाएँ। और चूँकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें अगर मैंने देखा है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉमन इश्यूज, जैसे अगर इग्नू में एडमिशन लिया है तो इग्नू में एडमिशन के बाद में बेसिकली उनको किस तरह से आगे अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना होगा, प्रोग्राम के साथ साथ में कब उनको असाइनमेंट जमा करने होंगे, किस तरह से काउंसलिंग क्लासेस होती हैं और कब किस स्टूडेंट का किस तरह से कब उसका जो है समय ड्यू होता है, चाहे वो असाइनमेंट के लिए है या फिर अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए है। तो इग्नू के अगर मैं तयशुदा पाठ्यक्रम के या उसके सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी इग्नू में एडमिशन होता है किसी भी बच्चे का, तो सबसे पहले एक इंडक्शन मीटिंग का प्रावधान होता है। और इंडक्शन मीटिंग या जो परिचयात्मक सत्र होता है, वो परिचयात्मक सत्र अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को हम लोग उस इंडक्शन मीटिंग में बताते हैं। तो बेसिकली वो इंडक्शन मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडक्शन मीटिंग नहीं कर पाते, और इंडक्शन मीटिंग के अभाव में संभावित तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही एक तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि असाइनमेंट कहाँ जमा करना है, किस प्रकार से जमा करना है, उसके साथ साथ में अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। सेकेंड ईयर में जो एडमिशन होता है जिसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो वो री रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब होगा। तो आज का जो ये वीडियो है ख़ासतौर से उन सभी जानकारी को लेकर है। और चूँकि ये कॉमन वीडियो है, अभी आज के समय में अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जुलाई 2023 सत्र में जिन छात्रों का नामांकन हुआ था, उन छात्रों के लिए हम लोग इंडक्शन मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। और वो इंडक्शन मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एडमिशन के बाद क्या प्रक्रिया होगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इग्नू के सिस्टम को समझने के लिए। तो आप सभी से आग्रह होगा कि अगर आपको एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो प्रयास करें इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार आप देखें, समझें। और जब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कब आपको क्या करना है, कब आपको असाइनमेंट जमा करना है, कब आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना है, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जब भी आपको कोई क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक होकर इस वीडियो को देखेंगे तो संभावित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो इंडक्शन मीटिंग की अगर हम बात करते हैं इग्नू में, तो इंडक्शन मीटिंग बेसिकली है क्या। तो इंडक्शन मीटिंग की जो अवधारणा है ख़ास तौर से वो विशेषकर हम सभी जानते हैं कि इग्नू के सिस्टम में जब कोई छात्र प्रवेश लेता है, कभी भी किसी बच्चे का एडमिशन होता है, तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो दूरस्थ शिक्षा एक अपने आप में एक अलग विधा है। और इस विधा को समझने के लिए इसमें किस प्रकार से आपको अपने असाइनमेंट बनाने होंगे, किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, किस प्रकार से बाकी और चीज़ें इस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए जो बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंडक्शन मीटिंग कहते हैं। इस इंडक्शन मीटिंग के बारे में अगर हम जानते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये इंडक्शन मीटिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक देखेंगे कि आप दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक बच्चा अगर पूछ रहा है कि कभी भी एक ये सामान्यतः हम लोगों का अनुभव है कि कभी कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट कभी नए सिस्टम में एडमिशन लेता है, तो उससे उसके दोस्तों को, उसके जानने वालों को, सभी को एक क्वेरी रहती है कि एग्जैक्टली आपने किस में एडमिशन लिया है, किस तरह का वो सिस्टम है, कैसी यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। और इन सभी सवालों को जानने के लिए बेसिकली ये इंडक्शन मीटिंग होती है। और बहुत से अन्य सवाल होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को इंडक्शन मीटिंग के दौरान में उन सभी चीज़ों को बता पाएँ।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन चीज़ों को हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं? तो ये मैं इतना कह सकता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इतना अवश्य कहेंगे कि जो भी बच्चे इस तरह के सवालों से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, तो वो या तो अपनी बुक्स को, जो हम लोगों ने इग्नू का स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल को हम लोगों ने जो दिया है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं, या दूसरा और जिसमें अगर आप देखते हैं, एक तो सबसे मेन चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप पढ़ें। जो भी स्टडी मटेरियल दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप जो भी इस तरह के सवाल हैं उन सवालों को लेके किसी सिस्टम पे जाएं, जैसे रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो वेबसाइट के थ्रू, गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का जवाब। और या ओवरऑल एक जो ऑप्शन है वो हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्शन मीटिंग अगर बच्चा अटेंड करता है तो लगभग इन सारी चीज़ों को वो समझ सकता है। इंडक्शन मीटिंग में बेसिकली होता क्या है, किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडक्शन मीटिंग में हम लोग, जो हमारा प्रयास होता है या किसी भी स्टडी सेंटर का या जहाँ भी इंडक्शन मीटिंग का आयोजन होगा, तो उसका पहला प्रयास होगा कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बता पाएँ कि इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, इसके क्या अचीवमेंट है, इसके क्या गोल थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रयास करते हैं कि इंडक्शन मीटिंग के दौरान हम इस चीज़ों पर चर्चा करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो आयाम है इस इंडक्शन मीटिंग का, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो उस प्रोग्राम के बारे में, हो सकता है आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है, हो सकता है आपने मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया है, तो जिस प्रोग्राम में, जिस पाठ्यक्रम में आपने नामांकन लिया है, उस पाठ्यक्रम के बारे में आपको इस पे जानकारी दे पाएँ। तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि वैलिडिटी की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आज के समय में कभी भी कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लेंगे तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि वैलिडिटी उस पाठ्यक्रम की है या नहीं है। तो उस वैलिडिटी से संबंधित जो कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कभी आपको अगर इग्नू से जुड़ते हैं या किसी भी सिस्टम से जुड़ते हैं, अगर उसकी वैलिडिटी को लेकर आपके मन में कोई संदेह होगा, तो संभावित तौर पर ये सिस्टम के लिए भी एक प्रश्न होगा और साथ में आपको अपने मन में भी कन्फ्यूजन होगा। तो ये वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी को लेके जो भी सवाल हैं, तो उस सवालों पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर जैसे बैचलर डिग्री का अलग स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल समावेशित होते हैं, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट इंक्लूडेड होता है। तो ऐसी स्थिति में किस बच्चे को कहाँ पे, किस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें समावेशित हैं, तो कम से कम उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं इंडक्शन मीटिंग में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपको अपने पाठ्यक्रम के दौरान कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ पर किससे संपर्क करें। तो हम लोग कह सकते हैं वेयर टू कॉन्टैक्ट, हुम टू कॉन्टैक्ट, कहाँ संपर्क करना है और किससे संपर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें ही इंडक्शन मीटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार अगर मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली इंडक्शन मीटिंग का पर्पस क्या होता है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में सामान्यतः ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे छात्र अप्रोच करते हैं जिन लोगों को या तो किसी कारण से रेगुलर सिस्टम में एडमिशन नहीं हो पाया, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कई बार कई साल तक उन लोगों की पढ़ाई, पठन पाठन में गैप रहा और उस गैप के कारण वो अपने रेगुलर कोर्सेज को नहीं कर पाते, या बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली उन लोगों को बहुत से मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं, इंडक्शन में बेसिकली जिस तरह से आप अगर साइंटिफिक वर्ड में बात करते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि बिना स्पर्श किए हुए किसी चीज़ को उस दूसरे वस्तु पर प्रभाव डालना। जैसे आप सभी ने देखा होगा मोटर में, जैसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन मोटर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो मोटर बेसिकली उसके
मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है कॉइल, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव डालती है जिसके कारण से वो रोटेट होती है। तो ये जो इंडक्शन मीटिंग का पर्पस भी यही है कि ऐसे जो छात्र हैं जिनको किसी कारण से वो अपने शिक्षा से वंचित रहे कई वर्षों तक, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि वो फिर से अपने उस मुख्य मार्ग पे अपना चल सकें। इसके अलावा कहीं-कहीं इसको हम लोग प्रवेश या परिचयात्मक बैठक या प्रवेश या विद्यारंभ, इस तरह के कई शब्दों को हम लोग इसमें एक दूसरे के हम लोग मानते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इग्नू की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक सेंट्रल या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1985 में 1985 में की गई थी। और विशेषकर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से हम उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचा पाएं। तो एक तरह से इनका अपना जो मोटो है, हम लोगों का जो लोगो है, वो यही है कि जन जन का विश्वविद्यालय, यानी कि आपके दरवाजे पर, आपके डोर स्टेप्स पर हम लोग किस तरह से पहुंच पाएं। इसके साथ साथ में हम लोग अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब कि अगर हम लोग गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करते हैं तो गुणवत्ता परक शिक्षा को प्रदान करने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें किसी तरह की बाध्यता, बंधन नहीं है। ना उम्र का बंधन है, ना धर्म का बंधन है, ना किसी क्षेत्र का बंधन है। तो इस तरह के जो बंधनों से मुक्त करते हुए जो शिक्षा है वो जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ में जो इसकी स्थापना की गई थी, या आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो जो नीड बेस्ड प्रोग्राम है, नीड बेस्ड मतलब आवश्यकता के अनुसार जो भी पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है समाज में समय के अनुसार, तो हम सभी उस तरह के पाठ्यक्रमों को डेवलप करते हैं और आप तक पहुंचते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी का मुख्य लोगो है, मुख्य टारगेट है। इसके अलावा अगर इसमें मुख्य फीचर्स की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो इसका जो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, सबसे पहला कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, और नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों के बहुत से सेंटर्स हैं, और लगभग हिंदुस्तान के हर कोने को हम लोगों ने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से, अध्ययन केंद्र के माध्यम से एक छात्रों से जुड़ने का एक तरीका बनाया हुआ है। और लगभग हिंदुस्तान, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो लेह लद्दाख है, या फिर आपका जम्मू कश्मीर है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, हिंदुस्तान के सभी कोने में इग्नू अपना गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोमिनेंट फीचर है वो ये कि इसमें जो तरीका होता है प्रवेश का, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही लचीला है, जिसमें अगर आप प्रवेश के लिए बात करते हैं, हम लोग समय समय पर आपके बीच में पहुंचते हैं कि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें चूंकि बहुत से पाठ्यक्रम हैं, और इन सभी पाठ्यक्रमों में संभावित तौर पर आपको बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मेरिट के, बिना किसी एंट्रेंस के, सिंपल एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने जहां भी चाहें वहां पर अपना प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा जो इग्नू के पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने प्लेस, अपने पेस और ड्यूरेशन के अनुसार से अपने पढ़ाई का चयन कर सकते हैं। ये जो प्लेस और पेस की बात करता हूँ, तो प्लेस का मतलब, जैसे आप सभी जानते हैं, प्लेस का मतलब स्थान से है, और स्थान का मतलब जैसे हम लोगों ने पूर्व में कहा कि एक ये अंतर्राष्ट्रीय इसकी पहुंच है, नेशनल वाइड इसके सपोर्टिंग सेंटर्स हैं, लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स हैं। तो आप अपने स्थान का चयन अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी जो एडमिशन लिया है किसी एक स्थान पे लिया, सपोज किया कि मैं अपने क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की बात करता हूँ, तो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में आपने प्रवेश लिया है, लेकिन किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं, इग्नू के बाद में, मतलब जैसे आपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया,
और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के बीच में आपको लगता है कि नहीं 2 साल बाद या 1 साल बाद आपका ट्रांसफ़र दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी हिंदुस्तान में हो गया है, तो आप अपने स्थान का चयन कर सकते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन देख के। द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष या जब भी आपका मूवमेंट होता है तो उसके अनुसार आप अपना अध्ययन केंद्र बदल सकते हैं, अपना क्षेत्रीय केंद्र बदल सकते हैं और जिस स्थान पर भी जाएंगे वहाँ के अध्ययन केंद्र से संपर्क करके आप आगे की पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 तरह के ड्यूरेशन सभी पाठ्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। एक ड्यूरेशन जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम अवधि या मिनिमम ड्यूरेशन, और इसके साथ में जो दूसरा कंसर्न होता है वो होता है मैक्सिमम ड्यूरेशन का। तो मिनिमम ड्यूरेशन के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जो भी बच्चे हैं जो अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहें तो आप सभी जानते हैं कि 6 महीने की उसकी अवधि होती है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 1 वर्षीय अवधि है। डिग्री की 3 वर्षीय या 4 ईयर इस समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी के मानकों के तहत, तो 4 ईयर या 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है। तो इस जो ड्यूरेशन है इसके साथ साथ में इग्नू के द्वारा एक ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है जिसको हम लोग मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंतर्गत काउंट करते हैं। जैसे अगर कोई सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का बच्चा है और वो 6 महीने में उसको पाठ्यक्रम कंप्लीट करना था, लेकिन किसी कारण से वो 6 महीने में नहीं पूरा कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वो अपना पाठ्यक्रम 1 साल तक या 1.5 साल या 2 साल, उसको 2 साल का यानी कि 3 अवसर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात है तो वो अपना चयन कर सकते हैं। दूसरा, आप पेस की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज आपके पहले साल में अगर 10 कोर्सेज है बैचलर डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि 10 के 10 पाठ्यक्रम के या 10 कोर्सेज को आप एक साथ नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सुविधा के अनुसार पहली बार में आप जब भी आपका ड्यू होता है तो आप 5 कर सकते हैं, उसके 6 महीने बाद फिर 5 पाठ्यक्रम कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने कोर्स का चयन, अपने स्थान का चयन, अपने अवधि का चयन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इग्नू की अगर मैं बात करता हूं तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन सभी परिवर्तन के बीच में भी हम लोगों ने बहुत कुछ नया सीखने को अवसर मिला। और ये जो सीखने के अंतर्गत खासतौर से जो ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, उसके साथ में अगर डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग की बात करते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि ओपन का मतलब क्या होता है। तो ओपन लर्निंग का मतलब होता है कि हम लोग हर माध्यम को अपने साथ समावेश कर सकते हैं, आप समावेशित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ओपन लर्निंग अप्रोच है, यानी कि जो भी इसमें मल्टीमीडिया है, इसमें चाहे आप ई ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन चैनल है, ज्ञान धारा चैनल है, इस तरह से बहुत सारे चैनल्स हैं इग्नू के अपने, या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं। तो इन सभी मैं चर्चा करूंगा आने वाली स्लाइड्स में। तो इन सभी चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, करती है यूनिवर्सिटी, और बच्चों को तरह तरह से जो भी वो आप तक वो चीज़ों के माध्यम से आपके बीच में पहुंचती है। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है। क्योंकि इग्नू में जितने भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, सामान्यतः उसके साथ में जो पुस्तक भी उसमें, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है, तो वो भी उसमें हम आपको देते हैं उसी शुल्क में। और ये जो सामान्य शुल्क है बहुत ही सस्ती है, बहुत ही कम पैसे में हम लोग इग्नू में आपको पाठ्यक्रम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो एक जहाँ पर आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग प्रयास करते हैं कि आप तक हम लोग पहुँच पाएँ। अब देखिए, इसमें अगर इग्नू की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आप इंडक्शन मीटिंग का प्रयास ये होता है कि पहली चीज़ तो इग्नू के बारे में समझना। तो इग्नू ने अपने जब से 1985 पे जब से इसकी स्थापना हुई, तब से आज तक कई मायनों में कई आयाम, कई अचीवमेंट्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और संभावित तौर पर वो अचीवमेंट जो है, वो जो उपलब्धियां हैं, वो बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसमें कि अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव क्षण होता है वो। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको A++ नेक के द्वारा ग्रेड मिला, जो उच्चतम ग्रेड है। और जो भी इसकी सुविधाएं हैं, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल भारत सरकार के द्वारा इसको नेक A++ ग्रेड मिला। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी विश्वविद्यालय के लिए।
इसके अतिरिक्त ये अगर मैं बात करता हूँ कि जो जितने स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन स्टूडेंट की संख्या को अगर हम ध्यान से देखें तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू को एक अवार्ड मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इग्नू सबसे वर्ल्ड की यानी कि लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर ये नामित है। इसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा 1993 में इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। इसके अतिरिक्त हम लोगों का जो अपना जो ज्ञान दर्शन चैनल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इग्नू नई दिल्ली के द्वारा जो हम लोग टेलीकास्ट करते हैं 24/7, उसका ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके साथ साथ में लगभग यूनेस्को के द्वारा जो है वो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वर्ल्ड 2010 में इसको अवार्ड मिला था। लार्जेस्ट स्टूडेंट सपोर्टिंग सिस्टम लर्निंग सपोर्ट सेंटर सिस्टम के तौर पर भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है वो अचीवमेंट ये है कि हम लोगों की तरफ से हमेशा प्रयास रहता है और 45 डेज में हम लोग आप जो भी छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक अवार्ड है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ किस तरह के पाठ्यक्रम हैं, तो ये सभी के लिए चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, जो 6 महीने की जिसकी अवधि होती है। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है, 1 साल का इसकी अवधि होगी। डिग्री जो है वो अभी बैचलर डिग्री यहाँ पर 3 ईयर ड्यूरेशन लिखा हुआ है, लेकिन अभी 4 ईयर ड्यूरेशन भी जनवरी 2024 से है। मास्टर्स या पीजी प्रोग्राम्स हैं जो 2 ईयर ड्यूरेशन का है। मैं प्रयास करूंगा कि 4 ईयर डिग्री, 3 ईयर डिग्री पे भी हम लोग एक बार एक अलग से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये जो पाठ्यक्रम है, इस तरह के आपके पाठ्यक्रम है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत ही सिंपल एक तरीका होता है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। और प्रवेश के साथ साथ में यहाँ पर जो आपका आगे का प्रोसेस किस तरह होगा, तो एक सिंपल ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया होती है जिसमें आप समर्थ पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश के बाद में जो तरीका होता है उसमें जो भी लर्निंग सपोर्ट सर्विसेज जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर अगर मैं कहता हूँ कि जो भी आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई प्रक्रिया, चीज़ें जुड़ी हुई हैं, गतिविधियाँ हैं, जैसे आपका हो सकता है एकेडमिक काउंसलिंग है, प्रोजेक्ट कुछ पाठ्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, कुछ प्रैक्टिकल्स भी जुड़ा होता है, तो ये एक तरीका होगा और उसके बाद में उसका मूल्यांकन होता है। तो ये किसी भी अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें आप किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद में आप उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको आप पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के बाद आप उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम थोड़ा उसको इलेबोरेट करके देखते हूँ तो सबसे पहले तो आप जब एडमिशन लेते हैं, एडमिशन आपका हो जाता है। एडमिशन के बाद में आपको सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि समर्थ पोर्टल के थ्रू जिस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपने प्रवेश लिया है उसी प्रवेश के माध्यम से आपको आई कार्ड डाउनलोड करना होता है। आई कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा और जब आप ऑनलाइन आई कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका अपना एनरोलमेंट नंबर होगा। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जब भी आप आई कार्ड डाउनलोड करें तो आप कंफर्म कर लें कि आपका जो नाम, आपका जो एड्रेस और आपका जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें गलती है, कुछ संभावना, कुछ करेक्शन है, तो आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करके उसको सुधरवा दें। दूसरी एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। मैं बीच में अक्सर इस चीज़ को भी हम लोग बताते हैं या कोशिश करेंगे कि अगर किस तरह से उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखना है तो उसके भी लिए मैं आपका 2 मिनट का या बीच में किस तरह से अलग से कुछ कंटेंट लेके आपके बीच में पहुंचूंगा। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें सारी डिटेल, आपने कौन कौन से कोर्सेज आपके पाठ्यक्रम में है तो वो सारे कोर्सेज की डिटेल वहाँ पर होती है। इसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो ये भी आपको उससे जानकारी होती है कि आपने मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, या आपका एडमिशन कब हुआ है।
तो ये सारी चीज़ों का जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में होता है, दिखता है। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो आप ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करके अपना सुधार कर सकते हैं। तो ये उसके बाद में जो अगला चरण होता है वो इंडक्शन मीटिंग का होता है, और इंडक्शन मीटिंग में जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। इंडक्शन मीटिंग के बाद में आपका जो अगला चरण होता है वो एकेडमिक काउंसलिंग का होता है। क्योंकि जो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, दूरस्थ शिक्षा विधा की अगर मैं बात करता हूँ, तो दूरस्थ शिक्षा में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी जो बुक्स है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल जिसको हम लोग कहते हैं। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है, और सेल्फ लर्निंग मटेरियल के आधार पर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है वो पूरी तरह से एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि आप अगर उसको देखेंगे तो जिस तरह से एक टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, उसी तरह से वो बुक्स में भी वहाँ पर उसी तरह लिखा होगा। तो सबसे पहले आप जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिला है, उस स्टडी मटेरियल को आप अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद में जो आपका अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप अपने स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और स्टडी सेंटर सामान्यतः आपकी सुविधाओं के अनुसार, या कुछ अपने स्टडी सेंटर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने आप काउंसलिंग शेड्यूल का एक प्लान करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। और काउंसलिंग में अगर आपको उस कोर्स के मटेरियल से रिलेटेड या किस तरह से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ों को समावेशित करते हुए आपके एक्सपर्ट आपके स्टडी सेंटर पर उपलब्ध होते हैं, और वो एक्सपर्ट आपके जो भी आपको दिक्कतें होती हैं वो काउंसलिंग के दौरान आपको बताई जाती है। एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो काउंसलिंग होती है ये आपकी क्लासेस नहीं है। अक्सर बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमारी क्लास कब होगी, तो क्लास नहीं है। बेसिकली क्लास के लिए, क्योंकि जो रेगुलर सिस्टम होता है उसमें क्लास का प्रावधान होता है, डिस्टेंस लर्निंग में क्लास का प्रावधान नहीं होता है, और इसमें केवल काउंसलिंग का प्रावधान होता है। वो भी काउंसलिंग जो होती है वो 10% ऑफ द टोटल जो भी उस कोर्स का या उस कोर्स में जितना समय दिया गया है, नियत समय है, उसका 10% काउंसलिंग होती है। बाकी 90% आपको स्वयं ही अपने हिसाब से उसको तय करना होता है, ये तैयार करना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर उसमें जुड़ा हुआ है, जैसे कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जैसे एमए साइकोलॉजी या बीए साइकोलॉजी है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ अभी बीकॉम में भी प्रोजेक्ट का प्रावधान है। इसके अलावा एमएआरडी, पीजीडीआरडी बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जिसमें प्रोजेक्ट का प्रावधान होता है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए भी आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें, वहाँ अप्रूव्ड काउंसलर होते हैं, और वो काउंसलर आपको बताएंगे किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम है जिसमें प्रैक्टिकल का प्रावधान होता है। जैसे अगर मैं बीएससी की बात करता हूँ, तो बीएससी हो गया या बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, तो इसमें प्रैक्टिकल या जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना होगा, और वो प्रैक्टिकल काउंसलिंग का आयोजन करेंगे जिसके आधार पर फाइनल असेसमेंट होगा। इसके अलावा जो मूल्यांकन जो होगा, यानी कि फाइनल आपका एग्जाम होगा, उससे लगभग 3 महीने पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला जो है वो असाइनमेंट आपको सबमिशन करना होगा। तो जितने भी आपके पेपर हैं उतने सभी के एक असाइनमेंट का प्रावधान होता है। असाइनमेंट बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसको आप अपने घर पर लिख सकते हैं, लेकिन ये पेपर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो 30%, यानी किसी भी कोर्स में अगर आप देखते हैं तो उसका 30% जो है वो असाइनमेंट से आता है। यानी कि अगर अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग एक पाठ्यक्रम है एमए G1, एमए इंग्लिश का, तो एमए इंग्लिश में आपने प्रवेश लिया, एमए G1 2 3 4 अगर ये आपको पाठ्यक्रम मिलते हैं, तो उस कोर्स में खास तौर से उस कोर्स में अगर वो 100 मार्क्स का कोर्स होगा तो उस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट से आते हैं। अगर आप बहुत अच्छा असाइनमेंट लिखेंगे, प्रॉपर वे में उसको डेकोरेट करेंगे, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करके उसका प्रॉपर कवर पेज सबमिट करके आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे, तो संभावित तौर पर संभावना है कि आपको 30 में से 30 नंबर भी मिल जाए। तो ये कह सकते हैं कि आपको 100 में से 30 मार्क्स असाइनमेंट से प्राप्त हो गए। बाकी जो 70% मार्क्स वेटेज बचा, तो 70 में से अगर आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, किसी कारण से आप तैयारी नहीं कर पाए या बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको 50% मार्क्स ही मिले,
तो ऐसी स्थिति में उधर चूंकि 30 में से 30 आपके पास है और इधर आपके 50% एक फाइनल एग्जाम में है, लेकिन 50% मतलब 35-70 के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 65 बनेगी। तो इसलिए असाइनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं, स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में रहें, किस प्रकार से बनाना है, क्या बनाना है, वो सब जानकारी देंगे आपको। दूसरा एक काम करना होगा आपको फाइनल एग्जाम से 3 महीने पहले लगभग, कि एग्जाम फॉर्म भरना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है और जिसके लिए 200 रुपये पर पेपर, या फिर अगर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तो ऐसी स्थिति में आपको 300 या 500 रुपये जो भी निर्धारित शुल्क है, उस शुल्क को देके आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। इसके साथ में तीसरा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो कि इग्नू को या ओडीएल सिस्टम को अलग करता है, इग्नू के सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो विशेषकर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीए में जिन्होंने प्रवेश लिया है या एमए में प्रवेश लिया है या ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जिसमें कि बार बार उनको एडमिशन लेना होता है, जैसे बीसीए की बात करता हूँ तो वो सेमेस्टर बेस्ड है, उसमें 6 सेमेस्टर में लेना होगा। एमसीए की बात करते हैं या एमबीए की बात करते हैं, वो सेमेस्टर बेस्ड है, हर सेमेस्टर में उसको अगले सेमेस्टर का प्रवेश लेना होता है। बीए की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 साल का पाठ्यक्रम या 4 साल का होगा, तो हर साल उसको प्रवेश लेना होगा, जिसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये री रजिस्ट्रेशन बेसिकली कब होगा, ये भी आपका जब फाइनल एग्जाम होगा, जब भी ड्यू होगा उससे 3 महीने पहले लगभग री रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा इस पूरे पाठ्यक्रम को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसे पाठ्यक्रम में जिसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के जो छात्र हैं उन सभी की 6 महीने की अवधि होती है। अगर जुलाई 2023 में उन्होंने एडमिशन लिया है तो 6 महीने की अवधि के बाद में, यानी कि दिसंबर 2023 में उनको एग्ज़ाम देना था, या दे चुके होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। 6 महीने के लगभग 3 महीने पहले यानी सितंबर अक्टूबर में उन लोगों को अपना एग्ज़ाम फॉर्म, अपना असाइनमेंट, अपना ये जमा करना होगा। इसी के बीच में जो 6 महीने का उसमें प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ें जमा करते हैं। अब जो ये स्लाइड है खासतौर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे अपने अनुभव के आधार पर अगर मैं दरभंगा की बात करता हूँ तो क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो एनुअल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एनुअल प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं जिसमें कि 1 साल बाद उनको अपना इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना होता है। जैसे अगर बीए की बात करता हूँ तो बीए के पाठ्यक्रम में जो भी बच्चे प्रवेश लिया है, जिन लोगों ने जुलाई 2023 में, तो सब 1 साल बाद यानी जून 2024 में उनको एग्ज़ाम देना होगा। अगर एमए की बात करता हूँ तो उनको भी जैसे 1 साल बाद यानी जुलाई 23 वालों को जून 24 में अपना एग्ज़ाम देना होगा। बीएलआईएस, एमएलआईएस या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अगर आपने बात किया है तो ये सभी एनुअल प्रोग्राम है, और इन सभी एनुअल प्रोग्राम्स में 1 साल बाद यानी जुलाई 2023 के अगर छात्र हैं तो उनको जून 2024 में उनको अपना 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना होगा। अच्छा, सामान्यतः जो कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें एडमिशन के साथ साथ में एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाता है, लेकिन इग्नू में एग्ज़ाम फॉर्म उस समय नहीं भरा जाता। आपका जो प्रवेश हुआ है तो उसमें केवल प्रवेश की शुल्क है, एग्ज़ाम के लिए अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं कि कुछ जगह उनकी एकेडमिक काउंसलिंग, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल के लिए भी वो अपना तैयार हो गए होंगे जिनका इस तरह का है। इसके अलावा जो उनको लगभग 3 महीने पहले, जून 2024 से लगभग 3 महीने पहले यानी कि मार्च अप्रैल 2024 में उनको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। पहला चीज़, उससे पहले उनको अपना असाइनमेंट अपने सेंटर पे जमा करना होगा। इसके साथ साथ में सेकेंड ईयर का एडमिशन भी उनको मार्च अप्रैल 2024 में लेना होगा। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, ऐसे छात्र जिन लोगों ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया हुआ है, जून 24 में जिनको एग्ज़ाम देना है, उनको मार्च या अप्रैल 2024 में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, असाइनमेंट जमा करना होगा और दूसरे साल में अपना प्रवेश लेना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर बिना इसको समझे, चूँकि सामान्यतः बच्चे ये सोचते हैं कि जब पहला साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद में वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी सेकेंड ईयर में प्रवेश लेंगे। लेकिन इग्नू में सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर पास होना नोशनल है,
यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप फर्स्ट ईयर में पास होंगे तभी सेकेंड ईयर में होगा एडमिशन, बल्कि रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप सपोज़ यहाँ नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए जून में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद में हम लोग सेकेंड ईयर का एडमिशन लेंगे, तो जून के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट खुलेगा लगभग 45 दिन के आधार पर। अगर मैं कहता हूँ तो लगभग अगस्त 15 तक खुलेगा, क्योंकि कंप्लीट जून में एग्ज़ाम होंगे। फिर जुलाई अगस्त 15 या 20 अगस्त तक आप रिजल्ट खुलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगस्त के बाद में आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर वाला आपको सेशन मिलेगा। सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम फॉर्म सॉरी एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा वो जनवरी जो 2025 के लिए भरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जो पूरे पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में 6 महीने का गैप आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे छात्रों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर का एडमिशन कराना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार की सपोर्ट सर्विसेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सबसे अहम सवाल ये रहता है। पहले भी मैंने कहा कि सर क्लास तो चलती नहीं है इग्नू में, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल, और जिसको हम लोग कहते हैं एसएलएम के माध्यम से आप पूरा पाठ्यक्रम को पढ़िए अच्छी तरह से। दूसरे नंबर पर आपको अगर लगता है कि एसएलएम में कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने काउंसलर के माध्यम से अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग का भी प्रावधान है। इसके लिए आपको यूट्यूब या फिर अपना ई ज्ञान दर्शन, ये हम लोगों का इग्नू का डेडिकेटेड चैनल है बच्चों के लिए। आप इस चैनल का शेड्यूल एक बार वेबसाइट से देख लें ऑनलाइन, और उसके आधार पर वहाँ पर अपने जब भी आपको लगता है कि मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ समय है तो उस समय के अनुसार आप उस चैनल को देख के अपना अटेंड कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत से चैनल, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इग्नू का अपना ऑथेंटिक हर स्कूल का अपना चैनल है, और जो भी यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब का जो पेजेस हैं या फेसबुक पेजेस हैं, उसमें आप श्योर ये करें कि वो इग्नू के ही अपने प्रॉपर उसमें है, ताकि आपको पूरी तरह से सही जानकारी मिल पाए। और इसके साथ में और जो ऑडियो चैनल है जिसको हम लोग ज्ञान धारा के नाम से कहते हैं, ऑनलाइन वेबकास्ट है, तो इसको भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है खासतौर से असाइनमेंट, जिसको मैं बात किया था मैंने कि भाई 30% जो वेटेज है वो असाइनमेंट से होती है। और असाइनमेंट जो होता है वो कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, और इग्नू की वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें आप अपना स्टूडेंट जोन में जाएं, उसमें डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स के बीच में असाइनमेंट्स को अपने कोर्स का निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप असाइनमेंट ऑनलाइन सर्च करें और कॉपी पेस्ट करके अपना कंप्यूटर बेस बना दें, तो वो हैंड रिटन ही होना चाहिए। क्योंकि हैंड रिटन असाइनमेंट्स के फ़ायदे क्या है कि एक तो आपको जो एग्ज़ाम है, चूँकि जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे उसके 2 या 3 महीने बाद, हो सकता है 1 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप अपने हाथ से असाइनमेंट बनाएंगे तो वो असाइनमेंट बनाते बनाते ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जब आप असाइनमेंट लिखते हैं या कुछ भी चीज़ लिखते हैं हम लोग, तो संभावित तौर पर वो 3 बार हम लोगों की नज़र में जाती है। एक तो जब हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में रखते हैं, और थर्ड स्टेज में जब हम उसको लिखते हैं, लिखने के बाद में उसको फिर रिवाइज़ करते हैं कि सही लिखा है, गलत लिखा है। तो इसलिए इसमें जो असाइनमेंट्स है वो हैंड रिटन होना चाहिए, कंप्यूटर टाइप्ड या ये असाइनमेंट नहीं माने जाते हैं। जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो एकेडमिक काउंसलर से इवैल्यूएट करते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस असाइनमेंट से जुड़े होते हैं, क्योंकि कई इस तरह के असाइनमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चाहे आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के नंबर ऑफ वर्ड्स को लेके हो या किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उन सभी चीज़ों को लेके। तो ये सारे असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और जितने क्वेश्चंस वहाँ आंसर देने हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करता हूँ इग्नू की, तो एक बहुत ही बड़ा ज़्यादातर हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स को देखते हैं या उनकी मेल को देखते हैं, या बच्चे जब भी
सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर किससे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करें। और बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर इंडक्शन मीटिंग आपने प्रॉपरली अटेंड की है या जो मैंने आज जो वीडियो डाला है, इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से देख लें तो लगभग 90% जो इश्यूज़ हैं एग्ज़ाम फॉर्म से, असाइनमेंट से रिलेटेड, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो ये सारे इश्यूज़ आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन प्रॉब्लम्स पे अगर हम कहाँ कांटेक्ट करना है, किससे कांटेक्ट करना है, तो चूंकि ये जो पूरा सिस्टम है इग्नू का, तो ये 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम का मतलब यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। पहले प्लेटफॉर्म पे आपका अपना स्टडी सेंटर होता है या अध्ययन केंद्र है, उससे जुड़े हुए लोग आपसे संपर्क में होंगे। दूसरे पायदान पे जो होगा वो क्षेत्रीय केंद्र होगा, जिससे जुड़े हुए लोग आपके संपर्क में आएंगे। और तीसरा पायदान जो होता है वो मुख्यालय या नई दिल्ली मुख्यालय जो मैदानगढ़ी में है नई दिल्ली में, तो उससे जुड़े हुए लोग आपसे संपर्क में होंगे। तीनों स्तर का अपना अपना कार्य है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर काउंसलिंग की बात करते हैं, चाहे आपके इंडक्शन मीटिंग की बात करते हैं, या आपको किसी और अन्य तरह से पाठ्यक्रम से संबंधित कोई समस्या है, तो संभावित तौर पर आपको अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करना चाहिए। असाइनमेंट आपको जमा करना है तो स्टडी सेंटर पे करना है, और इस तरह से जो मेन आपका जो कांटेक्ट प्लेस होगा वो आपका स्टडी सेंटर होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपका रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर पे जो संभावित जो भी स्टडी सेंटर से आपके फीडबैक होते हैं, आपके नंबर होंगे, वो आपके रीजनल सेंटर आते हैं। रीजनल सेंटर से हम लोग आपके अवार्ड्स, आपके नंबर को हेडक्वार्टर प्रेषित करते हैं, और उन प्रेषण के बाद में आपका जो अवार्ड लिस्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होता है। और रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद में आपका जो फाइनल जो रिजल्ट कार्ड जब कंप्लीट होता है, तो दिल्ली से ही आपकी मार्कशीट आपकी फाइनल प्रिंट होके आपके घर के पते पर पहुंचती है, बाई पोस्ट आती है। अब देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे संभावित तौर पर अगर आपको मालूम है स्टडी सेंटर पे गए, आपको काउंसलिंग करनी है या कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन किसी कारण से आपने असाइनमेंट जमा किया, असाइनमेंट जमा करने के बाद वो असाइनमेंट ग्रेड कार्ड पे नहीं चढ़ पाए, तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडी सेंटर का है। क्योंकि स्टडी सेंटर उसको कब इवेलुएट करेगा, कब आपने वहाँ जमा किया, उसको कब इवेल्युएशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ उनके पास में रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उन्होंने इवेल्युएट किया लेकिन किसी कारण से आपकी अवार्ड लिस्ट में आपका रोल नंबर गलत था, एनरोलमेंट नंबर गलत था, तो ऐसी स्थिति में भी आपके अवार्ड नहीं चढ़ेंगे, तो संभावित तौर पर क्षेत्रीय केंद्र आपको संपर्क करना पड़ेगा। या अगर आपका अवार्ड ग्रेड कार्ड तो कंप्लीट हो गया, सारे अवार्ड्स भी उसमें चढ़ गए हैं, लेकिन आपकी मार्कशीट आपकी जो है बाई पोस्ट आई या पोस्टमैन ने किसी कारण से उसको नहीं आप तक पहुंचाया, वो वापस दिल्ली जाएगी। या आपका डिग्री से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सभी जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए समर्पित हैं। अब ये किस तरह से कहाँ आपको कांटेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले तो एक इग्नू की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक इग्नू ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आईग्राम, इस आईग्राम के माध्यम से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। और ये जो आईग्राम है ये सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें आपके जो भी डिवीज़न है, चाहे आपके मूल्यांकन प्रभाग है या क्षेत्रीय केंद्र है, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ के आपकी समस्या के लिए हम लोग यहाँ पर समर्पित हैं। और इस आईग्राम में आप अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और वो जो भी संबंधित व्यक्ति है उसके पास तक पहुँचेगी और उसके अनुसार वो आपको जवाब देगा। इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो आईग्राम को लेके अगर मैं बात करता हूँ, तो हम लोगों का अपनी तरफ से हमेशा हर संभव प्रयास यही होता है कि हम लोग आईग्राम को कम से कम 100% इसको पेंडिंग ना रखें, मतलब किसी तरह से 100% इसका सॉल्यूशन को हम लोग प्रयास करते हैं। और इसके लिए संभावित तौर पर हर हफ्ते हमारे माननीय आदरणीय जो वाइस चांसलर साहब हैं, तो वो भी इसमें पर्सनली इसको देखते हैं, और जो भी प्रयास किए जाते हैं कि इसमें जो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग उचित समय पर उसको समझा पाएँ। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको जैसे अगर
आपको प्री एडमिशन से या बाकी और एडमिशन से रिलेटेड या इन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, या आप स्टूडेंट एक सपोर्ट सर्विसेज के नाम से है तो उसको भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको आई कार्ड से, फी रिसिप्ट से, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो आप रजिस्ट्रार MPDD इग्नू मैदानगढ़ी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्टिव चेंज करना है अपने कोर्सेज का, या अगर आपको एड्रेस चेंज करना है या कोई भी इस तरह का चीज़ है तो उसके लिए आप अपने रीजनल सेंटर संपर्क कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र एक ऑप्शन होता है जिसमें कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर ड्यू टाइम में मैक्सिमम ड्यूरेशन तक भी अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाया तो ऐसी स्थिति में वो नया एडमिशन लेके फिर से उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसके लिए आप SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको EMPC से संबंधित कोई ऑडियो वीडियो CD खरीदनी है तो ये भी आप EMPC से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप एकेडमिक कंटेंट से अगर रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप एकेडमिक कंटेंट के लिए आप अपने कंसर्न स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह का अप्रूवल, उसका सिनॉप्सिस का अप्रूवल, ये सारी चीज़ें जो है वो जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उससे या स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरनेशनल डिवीज़न के थ्रू अपना प्रवेश लेना है तो वो इंटरनेशनल डिवीज़न से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या convocation@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं। हॉल टिकट से रिलेटेड अगर इशू होता है तो वो आपका जो मेन SCD है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न नई दिल्ली, उससे संपर्क करना होगा। इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए आप ये जो SCD से रिलेटेड जो भी काम है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका, अगर कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि अपना डिग्री उन्होंने किया उसका वेरिफिकेशन कराना है तो वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको SCD नई दिल्ली से संपर्क करना होगा। कभी आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बीच में आपको लगता है UFM हो गया, अनफेयर मीन्स के तहत आपको पकड़ लिया गया, तो ऐसी स्थिति में आपको SCD UFM group@ignou.ac.in इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जिसमें कि हम अगर बात करते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ किसका क्या कार्य होगा, तो ये एक पूरा अपना जो कार्य है सबका अपना नियत है, और उस नियत कार्य के बीच में हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़कर आपके लिए समर्पित हैं, जिसमें कि हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम सुलझा पाएँ। तो ये एक ऐसा वीडियो है, ख़ासतौर से अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसा ये आज का जो ये मेरा कंटेंट है, ये विशेषकर उन सभी स्टूडेंट्स को देखना है जिनको कि अभी पहले भी एडमिशन लिया लेकिन एग्ज़ाम, असाइनमेंट कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, या बाकी और चीज़ें कैसे करनी है, तो उस तरह का कोई सवाल है, कोई किसी तरह का इश्यूज़ है, या जिन लोगों ने इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं करी थी तो वो भी इस वीडियो को कई बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, तो काफ़ी संभावित तौर पर मैं मानता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। प्रयास यही रहेगा कि नई नई चीज़ें लेकर मैं आपके बीच तक पहुंचूं, और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपके हम लोग प्रयास करें सार्थक रूप से कि उसको किस तरह से सॉल्व कर पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।